स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ। उसमें हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ मुगल वंश का। ठीक है, उसके रिलेटेड हमने बाबर और हुमायूं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में क्लियर कर लिए, लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, इसके जो थर्ड एम्पायर थे, यानी कि तीसरे जो शासक थे मुगल काल के, अकबर के बारे में आज हम डिटेल में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो आज की बहुत अच्छी रहने वाली है एंड वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करना बीच में से, क्योंकि अगर स्किप करके देखो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखो आपको पता है कि ये मैं बड़ी मेहनत करके आप सबके लिए ये नोट्स लेकर आती हूँ। तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसकी टाइम पीरियड क्या रहती है? 1556 टू 1605, यानी कि 1556 से लेकर 1605 तक अकबर की टाइमिंग रहती है। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में आने के ऑलरेडी चांसेस होते हैं। वो क्या है? इसका बर्थ कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 को, यानी कि 15 अक्टूबर 1542 को इसका बर्थ होता है। कहाँ पर? अमरकोट में, वीरसाला। ठीक है, इसके पिता कौन थे? इसके पिता हुमायूं थे और माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम। इसका राज्याभिषेक स्टूडेंट, इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ। कहाँ पे हुआ? कलानौर, पंजाब में, यानी कि पंजाब के कलानौर में। और इसके पंजाब के कलानौर में इसका बर्थ हुआ। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? बैरम खां, जिनको ये खान बाबा भी बोलता था। इसके अलावा इसकी बायोग्राफी का नेम क्या था? अकबरनामा, जो किसने लिखी? अबुल फजल। और आईने अकबर भी इसने लिखी। अबुल फजल इसके दरबार में ही इसके 9 रत्नों में से एक था। ओके स्टूडेंट्स, ये अकबर के रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अकबर एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में इसके रिलेटेड एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्या रहता है? बैरम खां का संरक्षण। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि इसका बर्थ होता है कलानौर में, और बचपन में ही, छोटी सी उम्र में ही इसका क्या हो गया था? इसका ताजपोशी हो गई थी, जिसकी वजह से 15 साल तक ये बैरम खां के संरक्षण में ही रहा, यानी कि उसकी देखरेख में रहा। अकबर मात्र 14 वर्ष की आयु के बादशाह बना। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर कितनी एज में बादशाह बना? तो वो 14 ईयर्स की एज में वो बादशाह बना। अतः वह प्रारंभिक जीवन में बैरम खां के संरक्षण में, यानी कि उसका जो स्टार्टिंग जीवन था, स्टार्टिंग लाइफ थी, उसमें वो बैरम खां के देखरेख में ही रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसका पानीपत का द्वितीय युद्ध। आपने देखा था पानीपत का पहला युद्ध किन के बीच में था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और सेकंड पानीपत का युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। ये किसके बीच में था? अकबर और हेमू के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, याद रहे, ये पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अकबर जब पंजाब में था तब आदिल शाह के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने सूबेदार अलीवर्दी बेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर दिया। यानी कि स्टूडेंट्स, जब अकबर पंजाब में था तो उस टाइम पे क्या होता है कि आदिल शाह का सेनापति था हेमू, वो दिल्ली पर अटैक करता है और दिल्ली को अपने अंडर कर लेता है। ठीक है, उस टाइम पे दिल्ली का सूबेदार कौन था? अलीवर्दी बेग था। उसको हराकर उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है? जिसकी वजह से क्या होती है, पानीपत में जब अकबर को एक तरफ इधर ये पता चलता है पंजाब में कि वहाँ पर हेमू ने आक्रमण कर लिया, तो वो पंजाब से वो दिल्ली की ओर कूच कर लेता है, दिल्ली की ओर चला जाता है। तो जब पानीपत में उधर से हेमू की सेना और इधर से अकबर की सेना पानीपत में एक दूसरे के सामने आमने सामने होती है, तो वहाँ पर इनका युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है? हेमू को मार दिया जाता है। ठीक है, और फिर से अकबर का दिल्ली पर उसका अधिकार हो जाता है। तो क्या है, हेमू के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हेमू था वो मध्य काल का एकमात्र हिंदू शासक था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिडीवल हिस्ट्री में, यानी कि मध्य काल में, कौन सा शासक एक हिंदू शासक था? तो वो कौन था? हेमू था, जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। उसने इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि भी ली। यानी कि अब देखो, हेमू ने जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया, वहाँ के सूबेदार अलीवर्दी बेग को हराकर जब वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, तब उसको विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या रहता है? 5 नवंबर 1556 युद्ध में
हेमू और अकबर के बीच हुआ। हेमू के आंख में तीर लगी और हेमू को पराजय हुई। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस में बताया कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ। इसमें क्या होता है, हेमू की आंख में तीर लग जाती है और हेमू हार जाता है। ठीक है। इसके बाद होता है बैरम खां ने हेमू का सिर काट दिया। बैरम खां क्या करता है, हेमू का सिर काट देता है, उसको मार देता है और फिर दोबारा से क्या कर देता है, दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हो जाता है। ओके। अब 1556 से 1560 तक वह बैरम खां के संरक्षण में ही रहा, यानी कि 1556 टू 1560 तक अकबर जो था वो बैरम खां के संरक्षण में ही रहा था। और एक रीज़न तो ये था कि वो बेशक बादशाह था, लेकिन वो उसकी एज छोटी होने की वजह से वो बैरम खां पर ज़्यादा ट्रस्ट करता था। जिस तरीके से बैरम खां उसको कहता वो उस तरीके से ही सारे काम करता था। ठीक है। इसके अलावा बैरम खां जो था वो उस टाइम पे वजीर के पद पर था। वजीर होता है राजा के बाद फैसला लेने वाला वजीर। ठीक है। अब इसके बाद बैरम खां की मृत्यु कब हो जाती है, 1567 में। ये कारण क्या रहता है कि अकबर को कुछ सरदारों और धायमा, उसकी एक अकबर की धायमा थी महामंगा, जिसने क्या किया, अकबर को भड़काया। किसके खिलाफ, बैरम खां के अगेंस्ट। जिसकी वजह से क्या होता है कि अकबर जो बैरम खां के अगेंस्ट हो जाता है और बैरम खां को वो मक्का जाने का आदेश दे देता है। ओके। इसी वजह से बैरम खां उससे नाराज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अकबर के अगेंस्ट युद्ध करता है। जो ये इस युद्ध को बोला जाता है तलवाड़ा का युद्ध। ये क्वेश्चन याद रहे स्टूडेंट, ये ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि अकबर और बैरम खां के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, तो वो हुआ तलवाड़ा का युद्ध। ओके। नेक्स्ट होता है, इसमें क्या हो जाता है, इस युद्ध में जो बैरम खां वो पराजित हो जाता है और उसको 3 ऑप्शंस दिए जाती हैं। ठीक है। इसके बाद वो क्या हो जाता है कि वो बाद में उसको बोला जाता है कि वो उसी टाइम पे पुनः मक्का चला जाए। जब वो मक्का जा रहा होता है तो जाते जाते रास्ते में पाटन गुजरात में वहाँ का शासक था मुबारक खां अफगान, उसकी भी हत्या कर देता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होता है, तो मुबारक खां ने क्या किसकी हत्या की होती है, बैरम खां की हत्या कर देता है। ओके। फिर जलाल को ये पता, जलाल कह रही हूँ सॉरी, जलालुद्दीन मोहम्मद को, अकबर को ये जब पता चलता है कि बैरम खां नहीं रहे, फिर वो क्या करता है, फिर वो उसकी, अकबर ने बैरम खां की विधवा थी सलीमा बेगम, उनसे विवाह कर लेता है और उनका एक पुत्र भी था अब्दुल रहीम, जिसको वो खाने खाना की उपाधि भी देता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकबर के टाइम पीरियड में पर्दा शासन या फिर पेटीकोट शासन। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, इसकी सम टाइम ये टाइम पीरियड पूछी जाती है कि पर्दा शासन या पेटीकोट शासन किस टाइम पे था, तो 1560 टू 1564 तक था। ओके। तो इस समय क्या होता है, इस समय शासन पर धायमा महामंगा और उसके पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अंगा का प्रभाव अकबर था, यानी कि इसको पेटीकोट शासन बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेटीकोट शासन पर अकबर, पेटीकोट शासन में अकबर पर किसका अधिक प्रभाव था, तो उस टाइम पे उसकी दायमा थी एक महामंगा, उसका बेटा था आदम खां और एक जीजी अंगा, उनका ज़्यादा अफेक्ट था अकबर पर, यानी कि अकबर ज़्यादा बातें इनकी मानता था। इसके अलावा क्या हो जाता है, जैसे जैसे टाइम बीता जाता है इसकी जो दायमा थी वो भी इसके अगेंस्ट धीरे धीरे होती जाती है, और इस दायमा का जो बेटा था आदम खां, उस वो भी अकबर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उसको मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, आदम खां को वो मृत्यु दंड दे जाता है। कब, 1562 को। ओके। छत से गिराकर उसको मृत्यु दंड यानी कि उसको मार देता है। अब इसके बाद महामंगा की भी इसी की वियोग से डेथ हो जाती है, उसके पुत्र के वियोग से। वो कब हो जाती है, 1562, उसी साल में महामंगा की भी डेथ हो जाती है। और 1564 में क्या हो जाता है, फिर एट लास्ट में आके पर्दा शासन वो फिनिश हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अब इसके अलावा अकबर का साम्राज्य का विस्तार कैसा था। अकबर का साम्राज्य विस्तार, सबसे पहले इसने मालवा पर अटैक किया 1561 में। उस टाइम पे वहाँ का शासक था बाज बहादुर। उसको किसने, ये मालवा पर अटैक करने के लिए अकबर ने आदम खां को भेजा। इसने क्या किया, वहाँ का शासक था मालवा का बाज बहादुर, उसको आदम खां ने पराजित कर दिया और सारंगपुर पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद आ जाता है चुनार। 1561 में इसने चुनार पर अटैक किया। इसने क्या किया, आसम खां ने इसके किले को जीता। ठीक है। ये कुछ नेम है, ये अकबर खुद लड़ाई करने जाता था, लेकिन पहला हर एक जो किंग होता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने अपने
किसी मंत्री को या किसी खास सेनापति को वो युद्ध करने के लिए भेजता है। बाद में अगर वो उसमें कामयाब नहीं होता तो बाद में राजा जाता है, ठीक है। ऐसे ही उसने असफ खां को भेजा और चुनार का किले पर उसने जीत लिया। फिर आता है गोंडवाना अटैक। वीर नारायण पर दुर्गावती ने नेतृत्व किया। ये उस टाइम पे दुर्गावती ने वीर नारायण का नेतृत्व किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1564 में किले पर मुगलों ने अधिकार कर दिया। क्या होता है कि दुर्गावती की हत्या कर दी जाती है और वीर नारायण की भी हत्या कर दी जाती है, तो बाद में 1564 को मुगलों का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान। राजस्थान के राजपूतों पर उसने कितने कितने अटैक किए, ये सारे वही हैं। सबसे पहले अटैक होता है अमेरिया जयपुर पर। वहाँ का राजा कौन होता है, राजा बारमल होता है, जिस यहाँ बिहारी मल। उन्होंने अपनी इच्छा से क्या किया होता है, उसकी अधीनता स्वीकार कर दी। और जब यानी कि जब अकबर ने इधर अटैक किया अमेर पर युद्ध किया, तो वहाँ के राजा बारमल या बिहारी मल ने उन्होंने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार करना सही लगता उनको, और अपनी बेटी जो हरकाबाई होती है या फिर जोधा का विवाह अकबर से कर दिया जाता है। इसके अलावा जब अकबर ने मेवाड़ पर अटैक किया, इस समय चित्तौड़ का शासक उदय सिंह था। जिस समय अकबर ने अटैक करता है मेवाड़ पर, उस समय वहाँ का शासक होता है उदय सिंह। 1567 में अकबर ने उस मेवाड़ पर अटैक किया। 1572 में राणा प्रताप शासक बन गया, ठीक है। और 1576 में क्या होता है, हल्दी घाटी युद्ध हुआ, जिसमें क्या मानसिंह, आसफ खां, राणा प्रताप, हाकिम खां, ये राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह शासक बना। यानी कि जो ये इसमें से ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो स्टूडेंट्स, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ बीच किसके, राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे पहले जब चित्तौड़ पर उदय सिंह का शासक था, तब अकबर ने अटैक किया। उस टाइम पे उदय सिंह वहाँ से चला गया, भाग जाता है। तो फिर क्या होता है, 1570 जब राणा प्रताप वहाँ का शासक बनता है, एक बार फिर से अकबर वहाँ पर अटैक करता है, जिसके किसके नेतृत्व, मान सिंह, आसफ खां, राणा और ये हाकिम खान, सबके बीच में युद्ध होता है, जिसकी वजह से लास्ट में क्या हो जाता है, राणा प्रताप उस टाइम पे भी वहाँ से भाग जाता है, बट अकबर उस पर अटैक किले पर अपना अधिकार नहीं करता। तो क्या होता है कि लास्ट में आकर 1547 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अमर सिंह वहाँ का शासक बनता है। ओके, नेक्स्ट आता है अब मेहता, रणथंभौर, कलिंजर और मारवाड़ मुगल सत्ता के अधीन होंगे। इसके अलावा कुछ और राजस्थान के राजपूतों के एरियाज थे, जो कि मेहता और रणथंभौर, कलिंजर और मारवाड़, ये सारे के सारे मुगल सत्ता के अधीन हो गए थे। इसके बाद आता है गुजरात। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात पर आक्रमण। इसके बाद क्या होता है कि जब 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात पर आक्रमण करता है और सूरत को अपने अंदर कर लेता है। और 1573 में वह क्या करता है, फिर एक बार फिर से गुजरात के विद्रोह को दबाया जाता है। यानी कि एक बार फिर से वो गुजरात पर अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बिहार और बंगाल में क्या किया, 1574 और 76 में दाऊद खां के विवाह मुनीम खां में अकबर ने आक्रमण किया। ओके, क्या किया इस टाइम पे, क्या उस टाइम पे वहाँ का शासक था दाऊद खां। उसके विवाह के अवसर पर अकबर और मुनीम खां ने आक्रमण कर दिया होता है। इसके अलावा अकबर की विजय कहाँ हुई, काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार, इन सब पर अकबर की विजय हो जाती है। इन सबको वो अपने अंडर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट दक्षिण भारत में उसके अंडर कौन कौन से एरिया थे, खानदेश था, दौलताबाद था, अहमदनगर, इन सब पर भी मुगल वंश का अधिकार रह जाता है। और मुगल अहमदनगर का नेतृत्व चांद बीबी ने किया था। जब अहमदनगर पर अटैक हुआ तब उसका नेतृत्व किसने किया, चांद बीबी ने किया। इसके अलावा असीरगढ़ जो था, असीरगढ़ का आक्रमण अकबर का अंतिम आक्रमण था। यानी कि ये आक्रमण उसका लास्ट आक्रमण था। ये नहीं है कि इस अटैक में अकबर मारा गया, नहीं, अकबर ये अटैक भी जीत गया, बट उसके बाद बीमार पड़ने की वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब डेथ कब होती है इसकी, अक्टूबर 1605 में हो जाती है। इसके बाद इसको आगरा के सिकंदरा में दफनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन, ये यहाँ से ये क्वेश्चन निकलते हैं कि अकबर का अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो वो असीरगढ़ का आक्रमण था। इसकी डेथ डेट कौन सी है, और इसके बाद इसको दफनाया कहा जाता, तो इसको सिकंदरा में दफनाया जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है। स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए,
ताकि और स्टूडेंट भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।